नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं संतोष कुमार चौरसिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंडा, जिला सागर से। आज हम लोग 7 चैप्टर पी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले समूह 17 यानी हैलोजन परिवार के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग समूह 16 और समूह 15 के बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब हम समूह 17 की शुरुआत करते हैं। तो समूह 17 को हम हैलोजन परिवार के नाम से जानते हैं। हैलोजन परिवार आवर्त सारणी में किस स्थान पर स्थित होता है, ये जानने के लिए हम आवर्त सारणी को देखते हैं। आवर्त सारणी में जो ये खाली स्थान दिख रहा है, इस स्थान पर हमारा समूह 17 पाया जाता है। अगर हम देखें कि इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, तो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये 5 तत्व उपस्थित हैं। लेकिन जो 5वां एस्टाटीन है वो रेडियो एक्टिव तत्व है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा अर्थात 85 होता है। और जो शुरू के 4 तत्व हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। उन्हें याद करने के लिए हम अगर चाहें तो एक वर्ड याद कर सकते हैं, फिर कल बारात आई। तो इस शब्द से हम चारों तत्वों को क्रम से याद कर सकते हैं। अब अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हमें आवर्त सारणी से पता चल जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के लिए हमें इनका परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक जैसे कि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, क्लोरीन का 17, तो इन सभी के परमाणु क्रमांक चूंकि ये 17वें समूह के तत्व हैं, तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सभी तत्वों की बाहरी कक्षाओं में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। 7 इलेक्ट्रॉन यानी कि अगर बाहरी कक्षा की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये होगा NH2NP5, यानी कि S में 2 और P में 5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कुल मिलाकर के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन में हम किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। जैसे कि फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 1s2 2s2 2p5 है, यानी कि P में 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से क्लोरीन का 3p5, ब्रोमीन का 4p5, आयोडीन का 5p5 और एस्टाटीन का 6p5। इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनके समझ में आ जाते हैं कि किस तरीके से बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व्यवस्थित हो गया। अगर हम इनकी परिभाषा देखें कि समूह 17 के तत्वों को क्यों हमने हैलोजन तत्व कहा है, तो हैलोजन तत्व का मतलब है कि जितने भी हैलोजन तत्व हैं वो धातुओं से संयोग करके लवण उत्पन्न करते हैं। वास्तव में ये लवण समुद्र में पाए जाते हैं। अर्थात जो हैलोजन शब्द है, हैलोजन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर हम इसमें देखें कौन कौन से 2 शब्द हैं, तो हेलोज प्लस जैन इक्वल टू हैलोजन। हेलोज का मतलब हुआ लवण या समुद्री लवण, और जेनेसिस यानी जैन का मतलब हुआ उत्पन्न करने वाले या ओरिजिन। तो समुद्री लवण उत्पन्न करने वाले जो तत्व होते हैं, अर्थात समूह 17 के तत्व होते हैं, उन्हें हम हैलोजन तत्वों के नाम से जानते हैं। समूह 17 में फ्लोरीन की अगर बात करें तो ये NaFCl की बात करें तो NaCl, जैसा कि हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड है, ये समुद्री पानी में पाया जाता है। इसी तरीके से ब्रोमीन और आयोडीन भी समुद्री लवण बनाते हैं। यही कारण है कि इन्हें हम हैलोजन परिवार के नाम से हैं। हम अगर हैलोजन परिवार में देखें तो कौन कौन सी विशेषताएं पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इनका परमाणु आकार देखेंगे कि टॉप टू बॉटम क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी ऋण विद्युता देखेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा।
इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कलर इनकी वैलेंसी, ऑक्सीकारक गुण यानी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज, हाइड्राइड और हाइड्रोजन बंधी की उपस्थिति। हाइड्रोजन बंधी की उपस्थिति से किस तरीके से इनका नेचर चेंज होगा, ये सब हम देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि अगर समूह 17 में ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर जैसा कि समस्त ग्रुप में होता है, समूह में होता है कि नीचे जाने पर चूंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है इसलिए आकार भी क्रमशः बढ़ता जाता है। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में चूंकि 2 कक्षाएं हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक 9 है, 2 कक्षाएं यानी कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही हम उसके नीचे क्लोरीन की बात करते हैं तो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन होने के कारण तीसरी कक्षा शुरू हो जाती है, अर्थात इसमें 3 कक्षाएं हैं। और तीसरी कक्षा चूंकि बाहर से शुरू हुई है इसलिए ये दूसरी कक्षा से निश्चित है कि बड़ी होगी। चौथी कक्षा उसके बाहर शुरू हुई है तो वो तीसरी कक्षा से बड़ी होगी। यानी अगर हम देखें तो जैसे जैसे हम समूह 17 में अन्य समूहों की भांति ऊपर से नीचे चलते हैं तो कक्षाओं की संख्या बढ़ने से परमाणु का आकार क्रमशः बढ़ता जाता है। अगर हम इनकी प्रकृति देखते हैं तो प्रकृति में फ्लोरीन और क्लोरीन गैसीय प्रकृति की में पाई जाती हैं, यानी इनकी प्रकृति है जो वो गैसीय होती है। जबकि ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन ये वाष्पशील द्रव होता है, अर्थात पेट्रोल की तरह वाष्पित होता रहता है। और हम आयोडीन की बात करें तो ये ऊर्ध्वपातित ठोस है, यानी सब्लिमेट होता रहता है। ऊर्ध्वपातित का मतलब हुआ कि जब कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस में बदलने लगता है तो आयोडीन भी ऐसा ही है। ये कि दिखाई दे रहा है हमें कि किस तरीके से जो ठोस है वो धुएं के रूप में गैस बन के उड़ रहा है। तो इस तरीके से चारों हमें गैसों की जो प्रकृति है वो पता चल गई है, चारों हैलोजन की प्रकृति पता चली है। अब समूह 17 का जो महत्वपूर्ण गुण है उन गुणों में से एक है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम परिभाषा की बात करें तो यह वह ऊर्जा होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो जैसे ही कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और वो ऋण आयन में बदलता है तो जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, अर्थात उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को ही हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम इनका क्रम देखें तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके -328 किलो जूल ऊर्जा को निष्कासित करता है या उत्सर्जित करता है। जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ये देखें सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्लोरीन की है, -349 किलो जूल प्रति मोल। इतनी किसी दूसरी की नहीं है। जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो पावर है वो फ्लोरीन में होनी चाहिए थी, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा ऋण विद्युती भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आखिर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों होती है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो है फ्लोरीन का जो आकार है वो छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, इसलिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण काम करने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण इतना अधिक होता है कि उतनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाता जितनी आसानी से क्लोरीन ग्रहण कर सकता है। क्योंकि क्लोरीन की बाहरी कक्षा में भी फ्लोरीन की तरह 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन क्लोरीन में चूंकि वो 7 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में हैं और तीसरी कक्षा दूसरी कक्षा से बड़ी होती है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाता है और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में जल्दी प्रवेश कर सकता है। ये देखें, फ्लोरीन की बाहरी कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्लोरीन की जो बाहरी कक्षा है वो तीसरी है। तीसरी होने की वजह से
बड़ी होने के कारण इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब अगर हम सोचें कि फ्लोरीन के बाद जो क्लोरीन है, क्लोरीन का आकार बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा हो गई, तो ब्रोमीन का आकार तो और भी बड़ा है, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज़्यादा क्यों नहीं है? इसकी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता और ज़्यादा होनी चाहिए थी, 324 क्यों बची? तो इसकी वजह यह है कि जो ब्रोमीन है उसका आकार इतना बड़ा हो गया है कि बाहरी वाली कक्षा में जब उसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है तो उतनी दूरी, नाभिक से दूरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसका आकर्षण क्लोरीन की तुलना में कम हो जाता है, इसलिए उतनी आसानी से ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाता और उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। और आयोडीन का आकार और भी बड़ा है तो और भी कम हो जाती है। इस तरीके से पूरी आवर्त सारणी में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, जिसकी वजह है इसका फ्लोरीन की तुलना में बड़ा आकार। समूह 17 के तत्वों का एक महत्वपूर्ण गुण है ऋण विद्युतता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम ऋण विद्युतता की परिभाषा देखें तो किसी सहसंयोजी यौगिक में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को ऋण विद्युतता कहते हैं। ऋण विद्युतता ही आवर्त सारणी में एक ऐसा गुण है जो बाएं से दाएं चलने पर बिना किसी रुकावट या अपवाद के केवल बढ़ता ही जाता है और सभी आवर्त में ऋण विद्युतता का मान है वो सबसे अधिक होता है समूह 17 के तत्वों का। यानी समूह 17 के तत्वों की जो ऋण विद्युतता है वो अपने अपने आवर्त में सबसे ज़्यादा है और प्रत्येक आवर्त की तरह इसकी ऋण विद्युतता भी नीचे जाने पर क्रमशः घटती जाती है। यानी फ्लोरीन की जो ऋण विद्युतता है वो सबसे अधिक होती है। अगर हम इसकी पाउलिंग पैमाने पर ऋण विद्युतता देखें तो 4 होती है। इसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन की ऋण विद्युतता है वो क्रमशः घटती जाती है। पूरी आवर्त सारणी में भी फ्लोरीन ही एक ऐसा तत्व है जिसकी ऋण विद्युतता सबसे अधिक है। ऋण विद्युतता से संबंधित एक महत्वपूर्ण गुण होता है जिसे कहते हैं ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण की जो मुख्य वजह है वो है कि जो फ्लोरीन की विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक इलेक्ट्रॉन विभव का जो मान है वो +2.87 होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे होने के कारण यह सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है और सबसे अच्छा अपचायक लिथियम होता है जिसकी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो मान है वो होता है -3.04 वोल्ट। अब अगर हम इसकी ऋण विद्युतता के आधार पर ऑक्सीकारक गुण की बात करें तो ये किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और उस धातु को ऑक्सीकृत कर देते हैं। तो ऑक्सीकृत करने वाले जो पदार्थ हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन है, इसलिए ही इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। ये किसी भी धातु से, जैसे कि सोडियम में देख रहे हैं हम कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है ये किस तरीके से ले रहे हैं, फ्लोरीन ले रहा है। तो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन यहाँ पर ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। इसमें जो सोडियम है उसका ऑक्सीकरण हो गया है। तो ऑक्सीकरण किया है किसने, फ्लोरीन ने, इसलिए ऑक्सीकरण करने वाला ऑक्सीकारक कहलाएगा। अब हम समूह 17 के तत्वों की संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं। तो इनकी संयोजकता 1 होती है क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, जबकि अन्य हैलोजन -1 तो दर्शाते ही हैं, -1 के अलावा +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का अगर हम यहाँ पे माने कि ये n की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास फ्लोरीन का हो जाएगा, यानी 1s2 2p5। तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो फ्लोरीन सबसे अधिक ऋण विद्युतीय है, यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने के कारण ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, केवल इलेक्ट्रॉन लेता है और अनपेयर इलेक्ट्रॉन केवल 1 है, इसलिए ये केवल और केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। लेकिन अगर ये क्लोरीन की बात करें
कि अगर यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो क्लोरीन होने के कारण ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है जब यह अपने से कम ऋण विद्युति के साथ जुड़ेगा तब। लेकिन अगर स्वयं से यानी अगर क्लोरीन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन चूंकि क्लोरीन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए क्लोरीन उनके साथ +1 ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करेगा। तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये +1 भी कर सकता है और -1 भी कर सकता है। लेकिन फ्लोरीन केवल और केवल -1 करेगा क्योंकि वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। अगर हम यहाँ मान के चलें कि जो एक इलेक्ट्रॉन यानी 2p का जो दूसरे कक्षक का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो d में आ गया है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 हो जाते हैं। तो 3 होने के कारण यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा +3। इसके बाद अगर हम एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं कि p का अगर d में और चला गया है, तो ऐसी कंडीशन में इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +5 हो जाएगी। और अगर हम लास्ट यानी आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा 7 हो जाते हैं और 7 होने की वजह से ये क्या कर सकता है, +7 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित कर सकता है। पहले वाले में अगर हम देखें तो अगर ये किसी से संयोग करेगा यानी अगर ये एंटर हेलोजन कंपाउंड बनाएगा तो पहले वाले में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, दूसरे वाले में sp3d होगा, तीसरे वाले में sp3d2 होगा और लास्ट वाले में sp3d3 होगा, जो कि अभी हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो सभी के सभी जो हेलोजन हैं वो रंगीन होते हैं, यानी इनमें कोई ना कोई रंग पाया जाता है। कैसा रंग पाया जाता है और ये रंग क्यों होता है, ये हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी पता चल सकता है। क्योंकि ये देखें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम देखते हैं तो सबसे नीचे देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जो p कक्षक है, p कक्षक के लास्ट ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये प्रकाश ऊर्जा यानी जब श्वेत प्रकाश में इसको रखा जाता है तो ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। हाई एनर्जी लेवल में जाने के बाद अगले ही क्षण जैसे ही वापस आता है तो उतनी ही ऊर्जा को रिलीज करता है, उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन ये जो एनर्जी है वो विजिबल लाइट में रिलीज करेगा यानी दृश्य प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करेगा और अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर के साथ कलर्ड दिखाई देगा यानी रंगीन दिखाई देगा। सभी के सभी जो हेलोजन है वो सब कलर्ड होते हैं। किसका कलर कैसा होता है ये देख लेते हैं। तो अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन पीले कलर की होती है, क्लोरीन हरे पीली होती है यानी इसमें हरा कलर लिए हुए होती है। ये ब्रोमीन है वो ब्राउन कलर की होती है और आयोडीन है वो पर्पल कलर की होती है। इस तरीके से हमें सभी हेलोजन के रंगीन होने के कारण और रंगीन रंग का कलर यानी रंग भी पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं अंतर हेलोजन यौगिक की। अंतर हेलोजन यौगिक विभिन्न हेलोजन आपस में मिलकर जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं उन्हें हम अंतर हेलोजन यौगिक कहते हैं। इसमें हेलोजन आपस में मिलकर के यौगिक बनाएंगे, लेकिन दो यौगिक जो दो हेलोजन जो मिलेंगे उसमें बाद वाला हेलोजन हमेशा पहले वाले हेलोजन के ऊपर स्थित होगा या फिर अधिक ऋण विद्युतीय होगा। क्योंकि जब हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले हम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लिखते हैं, बाद में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लिखते हैं, जैसे कि NaCl। इसी तरीके से अगर हम हेलोजन की बात करेंगे तो अंतर हेलोजन यौगिक में भी ऐसे ही होगा, यानी हम FCl कोई भी कंपाउंड नहीं बना सकते, ClF बना सकते हैं। तो ClF होगा और BrCl होगा, ICl होगा, IBr होगा और IF होगा। अगर हम देखें ऐसा जो कैसे करेंगे तो अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो ये क्लोरीन का
स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो क्लोरीन की आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 3s3p5, यानी इसमें क्या है, p में बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। यह 1 इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो फ्लोरीन के साथ जुड़ करके ये क्या करेगा, AX प्रकार का अंतर हैलोजन कंपाउंड बनाएगा, यानी इंटर हैलोजन कंपाउंड बनेगा। वो कौन सा बनेगा, AX होने के कारण इसमें हम देखते हैं जो नीचे सबसे नीचे जो गोला लगा हुआ है या जो डिब्बा बना हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर बना हुआ है। वास्तव में ये लीनियर होता है BSE-PR प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, लेकिन इसको होना तो चाहिए था क्या, sp3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए था इसको टेट्राहेड्रल, लेकिन ये BSE-PR की वजह से, यानी जो इसमें ये जो 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें हम लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उनकी वजह से ये लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है। अगर हम इसके अन्य स्ट्रक्चर की बात करें या अन्य अंतर हैलोजन यौगिक देखें तो AX प्रकार के ये सबका सब जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा, ये देखा जरा, लीनियर रहेगा। यानी AX प्रकार के जितने भी यौगिक रहेंगे उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा और लीनियर स्ट्रक्चर होगा। दूसरे नंबर पर देखें AX3 प्रकार के, AX3 यहाँ पे A जो है वो कम ऋण विद्युतीय है और X हमेशा अधिक ऋण विद्युतीय है। तो यहाँ पे ClF3 है, BrF3 है और ICl3 है। तो इसमें क्या है, इसमें जो स्ट्रक्चर रहेगा वो टी शेप रहेगा। टी शेप्ड अपन इसको कहते हैं। टी शेप्ड का मतलब हुआ कि ये देखा जरा, अगर राइट हैंड से देखें तो ये टी आकार का बना हुआ है, और इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर हैं, 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो Cl के 3 इलेक्ट्रॉनों ने तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया है, लेकिन जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो रखे हुए हैं काय के फॉर्म में, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। अब हम देखते हैं AX5। यहाँ पे AX5 में जो मोर स्टेबल कंपाउंड है वो BrF5 है और IF5 है। BrF5 की अगर हम बात करते हैं तो Br और F में देखा जरा, दोनों में F इसलिए लगाया गया है क्योंकि F ही इतना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो इससे इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या ले सकता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसमें जो नीचे जो लगा हुआ है, नीचे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर ये लॉन पेयर ना होता तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता, लेकिन चूंकि इसके आउटर मोस्ट में जैसा कि बताया है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 ने तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन कर लिया है, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो लॉन पेयर के फॉर्म में रखे हुए हैं, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर होता है। AX7 का जो लास्ट कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और जो स्टेबल कंपाउंड है वो होता है IF7 का हम स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर का जो नाम है वो हम कहते हैं पेंटागोनल बाईपिरामिडल, यानी यहाँ पे एक जो ऐसा कंपाउंड बन जाता है जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं है और साथ में लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में I के 7 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे हमें 7 बॉन्ड बने हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 7 बॉन्ड जब बन गए तो इसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन एक भी शेष नहीं रह गया। इसके बाद हम हैलोजन परिवार के हाइड्राइडों की बात करते हैं। जो हैलोजन परिवार है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाता है। किस तरीके का हाइड्राइड बनाता है ये देखा जरा, हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो जो HX प्रकार के हाइड्राइड बनाएंगे। यहाँ पर जो X है, X का जो वैल्यू है वो यहाँ पे FCl BrI कुछ भी हो सकता है। अगर हम इनके हाइड्राइडों की बात करें, हाइड्राइड देखें कि कौन कौन से हाइड्राइड हो सकते हैं, तो ये हाइड्राइड हैं HF, HCl, HBr, HI। HF जो हाइड्राइड है इसकी हम अगर अवस्था की बात करते हैं
तो जो HF है ये लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है, यानी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। F जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इसलिए HF पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है और पोलर मॉलिक्यूल होने के कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है और इसकी जो प्रकृति है, अवस्था है, वो द्रव हो जाती है। जबकि इसके अलावा HCl, HBr और HI की बात करें तो ये तीनों के तीनों गैस अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें नहीं बन सकता है। अगर हम इनके हाइड्राइडों के अपचायक गुण की बात करें तो अपचायक का मतलब हुआ कि इनमें हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति जो है वो टॉप टू बॉटम बढ़ती है। टॉप टू बॉटम बढ़ने से क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर जो आकार है, सेंट्रल एटम है, वो बड़ा होता जाता है। बड़ा होने की वजह से बॉन्ड की जो लेंथ है वो अधिक होती है। बॉन्ड की लेंथ अधिक होने से जो बॉन्ड है वो कमज़ोर हो जाता है और हाइड्रोजन मिलने की जो टेंडेंसी है या हाइड्रोजन कितने जल्दी मिल सकता है, ये इसी क्रम में बढ़ता है। इसी क्रम में बढ़ने की वजह से ही इसका जो अपचायक गुण है वो इसी क्रम में बढ़ जाता है। यानी सबसे अच्छा अपचायक होगा हाइड्रोजन आयोडाइड HI सबसे अच्छा अपचायक है इस ग्रुप का। इसके बाद देखें अम्लीयता। तो अम्लीयता मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में त्यागने की प्रवृत्ति। तो हाइड्रोजन अगर प्रोटॉन के फॉर्म में त्यागने का प्रवृत्ति देखें तो सबसे अच्छी तरह से जो हाइड्रोजन निकल सकता है वो HI में से निकल सकता है। जो वजह ऊपर थी वही वजह नीचे है। ये देखें HF में जो पोलर है वो ज़्यादा पोलर रहेगा, तो F है वो उतनी आसानी से प्रोटॉन को त्याग नहीं पाएगा। जबकि HI का जो बॉन्ड है वो I सेंट्रल एटम बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसका जो बॉन्ड है वो कमज़ोर हो गया है और कमज़ोर होने की वजह से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में आसानी से निकल सकती है और ये जो बंध है वो कमज़ोर हो जाएगा और अधिक अम्लीय होगा। तो टॉप टू बॉटम हाइड्राइडों में टॉप टू बॉटम अपचायक गुण भी बढ़ता है और अम्लीयता भी बढ़ती है। थैंक यू। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।